हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्री स्टडी हब। यदि हमारे लेटेस्ट वीडियो का आप अपडेट और नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है फ्लोरीकल्चर के बारे में, और ये आपके डीडीए एसओ हॉर्टिकल्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही यदि आप एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो बिफोर स्टार्टिंग फ्लोरीकल्चर वी विल डिस्कस अबाउट जनरल फ्लोरीकल्चर। कुछ टर्म्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि फ्लोरीकल्चर होता क्या है। जस्ट आप सभी को पता होगा कि ये हॉर्टिकल्चर का ही एक पार्ट है, क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर के बारे में ही ऑल अबाउट स्टडी कर रहे हैं और उसी का एक ब्रांच है फ्लोरीकल्चर। जैसे ही हम फ्लोरीकल्चर सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये डील करता होगा कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स को, फोलियज को, क्लाइंबर्स, ट्रीज एंड श्रब्स को। एंड यू आर राइट, ये डील करता है इन सारे एरियाज़ को। लेकिन उसके साथ ही उसकी मार्केटिंग और प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो कि इनसे बनते हैं उनको भी फ्लोरीकल्चर डील करता है। मतलब ये हुआ कि फ्लोरीकल्चर जो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, फोलियज, क्लाइंबर्स, ट्रीज, श्रब्स, ये सबको तो डील करता ही है, साथ में इसके मार्केटिंग और जो प्रोडक्शन होता है इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का, उसको भी डील करता है। ओके। जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरीकल्चर क्रॉप्स होते हैं वो हर्बेसियस नेचर के होते हैं। मतलब कि जो फ्लोरीकल्चर जो क्रॉप्स होते हैं वो ट्रीज़ कम देखने को मिलेंगे, श्रब्स कम देखने को मिलेंगे, मतलब हर्ब्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि हर्बेसियस नेचर के होते हैं। फ्लोरीकल्चर बिजनेस इज़ ग्रोइंग इन द वर्ल्ड एट द रेट ऑफ 6 to 10%। मीन्स जो वर्ल्ड में इसका ग्रोइंग रेट है वो 6 to 10% है। आप अभी का जो टाइम है, जो कोरोना पेंडेमिक का टाइम है, उसको आप एक्सेप्शन मानिए, क्योंकि अभी कोई भी सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये हम बस जनरल टर्म्स की बात कर रहे हैं कि बिफोर कोरोना यदि हम इसके ग्रोइंग रेट के बारे में बात करें तो ये 6 to 10% के रेट से ग्रो कर रहा था। जो इंडिया का शेयर है इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ही कम है, मतलब निग्लिजिबल है। लेस देन 0.70% हमारा कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोरीकल्चर के फील्ड में। ओके। अब हम बात करेंगे कि फ्लोरीकल्चर के फील्ड में तो हमारा कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन बात करें सिर्फ विद इन इंडिया की, तो जो तमिलनाडु है वो लीडिंग स्टेट है इंडिया में फ्लोरीकल्चर के लिए, जिसमें ऑलमोस्ट 75% जो इंडिया का टोटल फ्लावर प्रोडक्शन है उसको अकाउंट करता है। ओके। तमिलनाडु इज़ लीडर इन फ्लोरीकल्चर फॉलोड बाय कर्नाटका। तमिलनाडु के बाद कर्नाटका आता है, अकाउंटिंग फॉर 75% ऑफ इंडियाज टोटल फ्लावर प्रोडक्शन। कंट्रीज फर्स्ट एंड ओनली डिजिटल फ्लावर ऑक्शन सेंटर इज़ इन बेंगलुरु। तो ये पॉइंट भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना चाहिए कि हमारे कंट्री का, इंडिया का सबसे पहला और सिर्फ एक ही डिजिटल ऑक्शन सेंटर है फ्लावर्स का, वो कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। अब हम बात करते हैं कि यूजेस क्या है, जो हम फ्लावर्स इतना उगा रहे हैं, इस पे हम जो बातें कर रहे हैं, तो क्या यूजेस है इसका। तो जो फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, एक तो कट फ्लावर्स होते हैं, कट फ्लावर्स, एंड जो सेकंड होता है वो लूज़ फ्लावर होता है। जो कट फ्लावर है वो आपका मेनली देखने को कहाँ पे मिलेगा? आपने बुके ख़रीदा होगा या फिर आप रोज़ लेने जाते हो तो वो कट फ्लावर्स होते हैं। और रोज़ लूज़ फ्लावर में भी आते हैं। तो लूज़ फ्लावर का यूज़ हम जैसे गार्लैंड मेकिंग, जो हम माला बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, वॉरशिपिंग में करते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ों में करते हैं। ओके। जो बुके मेकिंग है उसके लिए हम कट फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। हमें कुछ कुछ इसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं तो उसके लिए भी फ्लावर यूज़ किया जाता है। ओके। साथ ही ऑर्नामेंटल प्लांटिंग के लिए फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, और ये तो मेजर पोर्शन है। बहुत सारे गार्डन्स होते हैं, वहाँ पे फ्लावर होते हैं। कुछ होम गार्डन भी होते हैं, होम हुआ उसके आगे जो हमने गार्डन्स बनाया उसमें भी फ्लावर्स उगाते हैं, तो वो ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए होता है। इसका और यूजेस ये है कि फ्लोरीकल्चर जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। ओके। यूज्ड फॉर सेलिब्रेशन, डेकोरेशन एंड इन सॉरो टू। तो फ्लावर्स का यूज़ हम सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं, कुछ डेकोरेट करना हो, कुछ सजाना हो तो उसके लिए भी करते हैं, और एट द टाइम ऑफ सॉरो
कि किसी की मतलब डेथ हो गई, तो उसमें भी हम लोग फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री है उसका इंडिया में क्या स्कोप है। इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या स्कोप है, मतलब जो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री है उसका इंडिया में क्या स्कोप है। तो पॉइंट वाइज बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो ये है कि इंडिया इज़ ब्लेस्ड विथ वेरिड एंड डायनेमिक एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, गुड क्वालिटी सॉइल एंड वाटर सुटेबल फॉर फ्लोरिकल्चर। मतलब कि इंडिया ब्लेस्ड है किस चीज़ से, तो हमारे यहाँ का जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ही डायनेमिक है, बहुत ही वेरिड है। यहाँ पे जो सॉइल की क्वालिटी है वो अच्छी है, और जो यहाँ पे वाटर है ये सभी अच्छा है। मतलब कि पूरा मिला के ये फ्लोरिकल्चर के लिए बहुत ही सुटेबल कंट्री है। ओके, जियोग्राफिकली इंडिया इज़ लोकेटेड बिटवीन टू मेजर मार्केट्स, दैट इज़ यूरोप एंड ईस्ट एशिया। यदि हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इंडिया का लोकेशन है वो यूरोप और ईस्ट एशिया के बीच में है। ओके, तो यूरोप भी है आपका, और जो ईस्ट एशिया हुआ, ये दोनों ही बहुत बड़ा फ्लावर मार्केट रखता है। तो यदि इन दोनों के बीच में इंडिया है, और इंडिया में यदि फ्लावर्स का प्रोडक्शन हो तो वी कैन एक्सपोर्ट। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। इंडिया इज़ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, सो देयर इज़ अ गुड डिमांड। इट मीन्स इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल, एज वी हैव मेनी रिलीजन्स एंड एवरी रिलीजन हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स। इन टोटल वी हैव मेनी festivals, and in all festival we need flowers, so there is a good scope of floriculture industry in India. Another most important point is labor cost is very low in India. If we compare the labor cost of India from other European country or any other countries, then you will find that we have 4 to 5 times cheaper labor in India. Okay, next point is that with the implementation of GATT agreement, European nation has brought down the important duty on floriculture products. सबसे पहले तो हम जानेंगे कि GATT का फुल फॉर्म होता क्या है। तो GATT स्टैंड फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो जो GATT की एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो यूरोपियन नेशन है उसने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी को कम कर दिया है। उसकी वजह से हमारा फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में ईजिली इंटर कर सकता है। अनदर, अपीडा इज़ गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब कि जो अपीडा है वो भी फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है। तो हम जानते हैं अपीडा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इट स्टैंड फॉर एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैव बीन मिनिमाइज्ड। जो हम फ्लोरिकल्चर जो प्रोडक्ट्स होंगे उसमें जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम करेंगे उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको मिनिमाइज़ कर दिया गया है ताकि हम इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। अब तो हमने देख लिया अभी तक में कि क्या स्कोप है, हमने सारे प्लस पॉइंट देख लिए। लेकिन कोई भी इंडस्ट्री हम जब ओपन करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ हमें उसके कॉन्स्ट्रेंट्स, उसके प्रॉब्लम्स भी उतने ही ध्यान से देखना चाहिए जितने उसकी अपॉर्चुनिटी को हमने देखा है। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कॉन्स्टेंट है फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री का इंडिया में। इफ़ यू विल कंपेयर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया विद अदर कंट्री, देन वी हैव स्लाइटली लेस एजुकेटेड पीपल। ओके, सो देर इज़ अ लैक ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन एरिया एंड प्रोडक्शन। मतलब हमारे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस एरिया में कौन से फ्लावर्स ग्रो करने चाहिए, इसकी कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, और हम प्रोडक्शन से कितना कम है, इसके शॉर्टेज को कैसे हम भरपाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो कम है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन न्यू और रूलिंग वैराइटीज़ विच कंटिन्यूसली चेंजिंग इन इंटरनेशनल मार्केट। मतलब हमारे पास जो नया वैरायटी जो कि अभी रूलिंग वैरायटी है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कम है। बाय द वे हम मैरीगोल्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं, हो सकता है कि हम जो वैरायटी यूज़ कर रहे हैं
उससे कोई डिफरेंट वैरायटी आ गया हो इंटरनेशनल मार्केट में और उसका जो यील्ड है और उसकी जो क्वालिटी है वो हमसे ज़्यादा बेहतर हो, तो हम तो वैसे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत पीछे चले जाएंगे ना। तो इसकी इंफॉर्मेशन की कमी है हमारे इंडिया में। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी पुअर है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी हमारा पुअर है। जो हमारा जो फ्राइट रेट है, मतलब कि हमें यहाँ से कहीं और लेके जाना है अपने फ्लावर्स को, तो उसका जो रेट है वो भी बहुत हाई है। इस वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो रेट जो उसका ट्रांसपोर्ट का रेट ही है वो इतना ज़्यादा हो गया कि ओवरऑल जो फ्लावर्स का रेट होगा वो ज़्यादा होगा और बाकी कंट्रीज़ का कम होगा। तो इस हिसाब से हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, हम नीचे आ जाएंगे। लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फ्लोरिकल्चर, यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट फ्लोरिकल्चर में कम है रिलेटिवली। नो ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेटिव, यहाँ पे कोऑपरेटिव्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट प्लांटिंग मटेरियल भी एप्रोप्रिएट नहीं है या फिर कम एप्रोप्रिएट है। लेसर स्केल प्रमोशन एक्टिविटी इन इंडिया, जो यहाँ पे सेल प्रमोशन एक्टिविटी है इंडिया में वो भी कम है। तो ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कॉन्स्ट्रेंट हैं किसके लिए? फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री के लिए इन इंडिया। अब हम बात करते हैं एरिया का, तो फ्लोरिकल्चर के अंडर सबसे ज़्यादा एरिया है चाइना में, उसके बाद है इंडिया में। आप देख सकते हैं कि एरिया तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है फ्लोरिकल्चर में, फिर भी हमारा इंटरनेशनल मार्केट में निग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन था, अबाउट लेस देन 0.70%। और जो प्रोडक्शन देखा जाए कि इंडिया में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है फ्लोरिकल्चर का, तो तमिलनाडु में है, फॉलोड बाई कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसको याद रखिएगा। कुछ फ्लावर्स हैं, उसके साथ में उसका सिम्बोलाइजेशन एंड फीलिंग्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, बस मैंने वही दिया है। तो एस्टर इज़ द सिंबल ऑफ लव, कार्नेशन वुमेन लव, क्राइसेंथेमम वंडरफुल फ्रेंड और चीयरफुलनेस, डैफोडिल्स रिस्पेक्ट, रोज़ हैप्पी लव। ओके, अब एक टर्म है हाईटेक फ्लोरिकल्चर। तो हाईटेक फ्लोरिकल्चर है वो फ्लोरिकल्चर ही है, बस इसमें क्या है कि हम फ्लावर्स का प्रोडक्शन या फिर कल्टीवेशन एक प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं उसमें हम करते हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, इट हैज़ कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन इनसाइड ग्रीन हाउस। तो हम एक ग्रीन हाउस बनाते हैं और उसमें जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से रेगुलेट करते हैं ताकि उसमें मैक्सिमम एफिशिएंट हो सके फ्लावर प्रोडक्शन। कुछ पॉइंट्स और भी हैं, जैसे नीदरलैंड इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडर ऑफ फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स विथ 70% शेयर, फॉलोड बाय कोलंबिया विथ 12% शेयर। मतलब कि सबसे बड़ा ट्रेडर कोई फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट का है तो वो नीदरलैंड है और इसका कंट्रीब्यूशन 70% है। उसके बाद कोलंबिया का है जो कि 12% है। मतलब कि सबसे ज़्यादा फ्लोरिकल्चर कहाँ पे होता है, तो नीदरलैंड में। ये आपको याद रखना चाहिए। जो कट फ्लावर्स एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी नीदरलैंड का सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय जापान एंड जर्मनी। जो मेजर इम्पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री करती है, तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, फॉलोड बाय जर्मनी एंड यूएस। टॉप कट फ्लावर्स इन वर्ल्ड ट्रेड, जो कौन सा टॉप फ्लावर है जो कि वर्ल्ड ट्रेड में सबसे आगे है कट फ्लावर्स में, तो सबसे पहले है रोज़, उसके बाद है ट्यूलिप, उसके बाद है क्राइसेंथेमम। ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट जनरल फ्लोरिकल्चर के पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको देखने के लिए, वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आपको यदि लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, बाय बाय।